आज क्वेश्चन आवर में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या ये रेवड़ियों का मौसम है जिसे देख लिए वही रेवड़ी और तमाम जुमले बांटने को तैयार है? क्या आप उसे लेने को तैयार हैं? और इसके साथ साथ आर्कटिक ब्लास्ट, ये शब्द क्या मायने रखता है आपके लिए? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। प्रयागराज कुंभ मेले में संतों की धर्म संसद से आज बड़ी खबर सामने आई है। परम धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया गया है और ऐलान किया गया है कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या जाएंगे। इस धर्म संसद में 4 शिला लेकर अयोध्या पहुंचने का भी आह्वान किया गया है। इतना ही नहीं, धर्म संसद की अगुवाई कर रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ऐलान कर दिया है कि मंदिर निर्माण का काम भी 21 फरवरी से शुरू होगा। धर्म संसद में संतों ने साफ कहा कि चाहे जेल ही जाना पड़े, लेकिन मंदिर निर्माण से पहले नहीं रुकेंगे। धर्म संसद में कोर्ट और सरकार के रवैये पर निराशा जताई गई है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। कुलगाम के दमहाल पुलिस स्टेशन पर घात लगाए आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि गनीमत ये रही कि ग्रेनेड थाना परिसर के बाहर ही फट गया, जिसकी चपेट में आने से 3 स्थानीय लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रेनेड अटैक के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लोकपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर अनशन पर बैठ गए हैं। रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे ने सुबह पहले मंदिर में पूजा की और उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करने के बाद अनशन पर बैठ गए। अन्ना हजारे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार की निंदा की है। अन्ना हजारे का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 32 पत्र लिखे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अन्ना हजारे ने 2012 में पहली बार लोकपाल की मांग पर अनशन किया था। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहत फतेह अली खान पर 2 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने राहत को विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग के आरोप में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि अगर राहत फतेह अली खान का जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो उन पर 300% जुर्माना लगाया जा सकता है। राहत लंबे समय से बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गा रहे हैं और 2 बार अवार्ड भी जीत चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को पटना में रैली करने वाले हैं। राहुल की रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे पटना शहर को पोस्टरों से पाट दिया है। इन पोस्टरों में राहुल को कांग्रेस का सेनापति बनाकर दिखाया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए इस सेना का नेतृत्व कर रही हैं और इनके पीछे बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस का ये पोस्टर पटना सचिवालय के सामने लगाया गया है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कमी आई है। इसका सबूत वर्ल्ड करप्शन रैंकिंग में भारत की सुधरी रैंकिंग है। एक भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के जरिए जारी 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 3 पायदान की सुधार के साथ 78वें नंबर पर पहुंच गया है। 180 देशों की लिस्ट में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन 87वें और पाकिस्तान 117वें नंबर पर है। लिस्ट में डेनमार्क पहले और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। 2011 के बाद यह पहला मौका है जब वर्ल्ड करप्शन लिस्ट में भारत के स्थान में इतना सुधार हुआ है। अमेरिका में भारी बर्फबारी से बुरा हाल है। जॉर्जिया और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का सितम झेलना पड़ रहा है। यहाँ हर तरफ बर्फ की मोटी चादर जम गई है और सब कुछ मानो जम सा गया है। नदियों पर बर्फ जमने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं बर्फबारी के चलते अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में एहतियातन लोगों को घरों में दुबके रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। भारत और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के पाले गए आतंकी मुसीबत बनने वाले हैं। यह खुलासा किया है अमेरिकी खुफिया विभाग के निदेशक डैन कोट्स ने। डैन कोट्स का दावा है कि पाकिस्तान आतंकियों की खुलेआम मदद कर रहा है। पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को पनाह देकर उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। इन आतंकियों के निशाने पर हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका भी है। ऐसा करके पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिकी शांति प्रयासों को नाकाम करने में जुटा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का नजरिया ही गलत है। पाकिस्तान उन्हीं आतंकी गुटों पर कार्रवाई करता है जिनसे उसे खुद खतरा होता है। महाराष्ट्र के नादिया से एक शादी के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक दूल्हा अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए रोड रोलर पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुँच गया। वैसे तो यह अनोखी शादी रविवार को हुई, लेकिन सोमवार को जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, देखते ही देखते ये वायरल हो गया। 30 साल के दूल्हे अर्क पात्रा के मुताबिक वो अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ खास करना चाहता था, इसलिए उसने घोड़ा, हाथी या किसी महंगी गाड़ी के बजाय रोड रोलर से बारात लाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में आग ने जबरदस्त कहर बरपाया है। यह आग रिहायशी इलाकों से सटे जंगलों में लगी है, जिससे तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। आग से जंगल की करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, जबकि जंगली जानवरों को भी आग से काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जंगल में लगी इस भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और यही बताते हैं आपको कि आज सांख्यिकी विभाग के 2 वरिष्ठ कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इन 2 सदस्यों ने अपना इस्तीफा इस वजह से दिया क्योंकि इनका कहना है कि इनके ऊपर सरकार का बहुत बड़ा दबाव था कि पिछले 1 साल से रोजगार के आंकड़े को सार्वजनिक न किया जाए, और वो इसलिए क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार
रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के द्वारा घेरी जा रही है और सांख्यिकी संस्थान ने जो पूरा सर्वेक्षण किया उसके आधार पर यह स्पष्ट होता जा रहा था कि भारत में पिछले एक साल में तकरीबन 1,10,00,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। जी हां, यह खुलासा होने जा रहा था, लेकिन सरकार का दबाव इतना ज्यादा था कि सांख्यिकी विभाग इसे जारी नहीं कर पा रहा था, इसलिए 2 सदस्यों ने अपना इस्तीफा सामने रख दिया है। सरकार अब बचाव की मुद्रा में है, लेकिन इस इस्तीफे ने एक बार फिर मोदी सरकार को आज कटघरे में खड़ा कर दिया है और यह बात पूछने के लिए मजबूर कर दिया है कि वाकई में 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वायदा मोदी सरकार का अपने आप में कितना सही या कितना झूठा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा? क्या बेरोजगारी और रोजगार के आंकड़े जारी ना होने से नाराज थे अधिकारी? ये वो सवाल है जिसने सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। इस खबर के मायने कई हैं, लेकिन सरल शब्दों में पूरी खबर को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पूरा विवाद जुड़ा हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को लेकर। ये मंत्रालय जीडीपी से लेकर बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी करता है और इसी आंकड़ेबाजी के चक्कर में आयोग के 2 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी ने नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया। सूत्रों की माने तो इस्तीफे के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों को बेरोजगारी, रोजगार के आंकड़े जारी करने से रोका गया। मोहनन राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के कार्यकारी चेयरपर्सन भी थे। इन दोनों अधिकारियों के इस्तीफे के बाद घमासान मचा हुआ है। सरकारी आंकड़ों ने दिखाया कि लगभग 1.5 लाख रोजगार सामने आए और बहुत सारे रोजगार ये नोटबंदी और जीएसटी के कारण से ख़त्म भी हुए। महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है रोजगार में बहुत कम हुआ है। तो ये सारे तथ्यों को छिपाने की कोशिश है। इन दोनों अधिकारियों ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर जब न्यूज नेशन ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारियों ने रिजाइन कर दिया सर एसएसओ के 2 अधिकारियों ने रिजाइन किया सर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से रोकने का दबाव बनाया जा रहा था, उसके जारी होने के बाद कथित तौर पर नोटबंदी के दौरान कम हुई नौकरियों के आंकड़े सामने आ सकते थे। हालांकि सरकार ऐसे किसी भी दावों को नकार रही है। क्या बेरोजगारी के आंकड़े सरकार जनता के सामने रिवील नहीं करना चाहती? क्योंकि एनएसएसओ की तरफ से 2 बड़े अधिकारियों के त्यागपत्र से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ पेच है। लेकिन इसके बाद लगातार एनएसएसओ की तरफ से स्टेटमेंट आने लगा और उसमें ये कहा गया कि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आने के बाद ही इसके बारे में पता चल पाएगा कि क्या कारण रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी दलील आई कि उन अधिकारियों ने कभी भी विभाग के सामने इस बात को सामने नहीं रखा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। सरकार बचाव की मुद्रा में है और वो इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद से जो झटका हमारी अर्थव्यवस्था को लगा उससे अभी तक हम उबर नहीं पाए हैं और शायद उबरने में हमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार इन आंकड़ों को इसलिए छिपाना चाहती है क्योंकि सरकार ये व्यथित नहीं करना चाहती कि सरकार अपने पहले मिशन में कामयाब न हो पाई है क्योंकि चुनाव सर पर है। आइए जरा अब आपको समझाते हैं कि सांख्यिकी विभाग का दरअसल काम क्या होता है, क्योंकि बहुत जरूरी महकमा है हम सबों के लिए जानना। सरकार के लिए आंकड़ा जुटाने का काम सांख्यिकी मंत्रालय का है और सांख्यिकी विभाग इसी में लगातार जुड़ा रहता है। यानी कि जीडीपी के आंकड़े क्या होते हैं, कैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर चल रहे हैं, महंगाई का आंकड़ा क्या है, महंगाई के आंकड़े को जारी करना, रोजगार के आंकड़े देश में क्या है, कितने बेरोजगार हैं, कितनों को नौकरी मिल गई, कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उपभोक्ता पर कितना खर्च हो रहा है, बचत के आंकड़े क्या है, औद्योगिक विकास क्या हो रहा है, उत्पादन कहां पहुंचा है, महंगाई कहां तक पहुंची है, साक्षरता का स्तर कहां पर है, स्वास्थ्य कहां पर है, पोषण और कुपोषण जैसे आंकड़े, ये तमाम आंकड़े जुटाने का काम सांख्यिकी मंत्रालय और सांख्यिकी विभाग का है। यानी कि आप मानेंगे कि अपने आप में बहुत ही प्रमुख विभाग है और इसकी काफी आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह उठता है कि आरोप क्या है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि ये दोनों अधिकारी जो कि दरअसल 2017 में मनोनीत किया गया था, इन्हें आयोग में अपना काम ठीक से नहीं करने दिया जा रहा था। इन दोनों सदस्यों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही इन्होंने अपना काम शुरू किया, इन्हें किनारे करने की कोशिश की गई।
जैसे ही रोजगार के आंकड़े तैयार हो गए और इस बात को लेकर स्पष्टता हुई कि देश में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं, रिपोर्ट को न सिर्फ दबाने की कोशिश की गई बल्कि इन दोनों सदस्यों से उनका काम लगभग छीन लिया गया। इसके आधार पर सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर आई कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पूरी तरीके से संसद में रखने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को जारी नहीं करने देना चाहती और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिरकार सरकार की मजबूरी क्या है, सरकार क्यों इन आंकड़ों को जारी नहीं करने देना चाहती, यह अपने आप में बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। और अब ऐसे भी सफाई क्या दे रही है सरकार? सरकार यह कह रही है कि इन सदस्यों ने अभी तक अपनी नाराजगी कभी भी आयोग के सामने नहीं रखी। क्या यह बात आपके गले के नीचे उतरती है? दूसरी बात, यह कहा जा रहा है कि मुद्दा लेबर फोर्स से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सरकार ने 93% आबादी को जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करती है उसके बारे में जानकारी एकत्रित की नहीं है। कोई ये तो बता दे कि क्या ये सिर्फ एनडीए सरकार के समय हो रहा है? इसके पहले भी तो यही सब कुछ हो रहा था। इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्यों छिपाने की आवश्यकता पड़ रही है आज सरकार को, और यही अपने आप में सरकार के लिए सबसे बड़े गले की फांस है। इनका ये जो तथ्य सामने आया इस खबर को लेकर के कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको संगठित क्षेत्रों में लाने के लिए या उसको दर्शाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि ईपीएफओ के द्वारा जो जारी किए जाते हैं आंकड़े। क्या सरकार सभी पर होल्ड किए हुए है, इस वजह से ये आंकड़े सामने नहीं आ रहे, खुल करके नहीं आ रहे? देखिए, एक्चुअली जो पूरा जो सैंपल सर्वे के जो तरीके हैं, इतना बहुत बड़ा देश है, इसमें कमियां ज़रूर हैं, क्योंकि जो असंगठित मजदूर को सर्वे करना, उसकी जानकारी भी लेना मुश्किल है। तो बहुत सारे तथ्य, जैसे नोटबंदी के तुरंत बाद आंकड़े सामने नहीं आए कि उसका प्रभाव है, क्योंकि हमारे आंकड़े उसको दिखा भी नहीं रहे थे। लेकिन जब और गहराई से रिसर्च हुआ सरकार की तरफ से ही, तो उसके जो दुष्प्रभाव थे वो सामने आए। संगठित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना ज़्यादा आसान है। असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 90% से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, उनकी स्थिति को जानना मुश्किल है। लेकिन जो पूरा प्रभाव वर्तमान जो ये नीतियों का सबसे ज़्यादा तो उस क्षेत्र में पड़ा है, उसके जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं उसको छिपाने की कोशिश हो रही है। यह आपके लिए जानना बड़ा ही आवश्यक है कि जिस असंगठित क्षेत्र के डेटा की बात कही जा रही है और जिसे सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, यह पूरा का पूरा नतीजा नोटबंदी की वजह से है, जिसे उस वक्त याद कीजिएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अर्थव्यवस्था पर कम से कम 2% का असर पड़ेगा। और आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि 2% से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची है। अगर हम नौकरियों की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और यही बात अब स्पष्ट हो रही है क्योंकि साल 2018 में ऐसा माना जा रहा है कि 1,10,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, यानी कि नौकरी देने के बजाय मौजूदा सरकार ने 1,10,00,000 लोगों की नौकरी ले ली है। जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी मंदी है और इसलिए सरकारों को मिनिमम गारंटी प्रोग्राम के बारे में सोचना पड़ रहा है। छोटे व्यापारी जो बड़े पैमाने पर नौकरियां मुहैया कराते थे, सबसे ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ा है, उनके रोजगार के ऊपर असर पड़ा है। दिसंबर 2018 में तकरीबन 40,70,00,000 रोजगार दिए गए, टोटल रोजगार ये थे। लेकिन अगर आप दिसंबर 2017 की बात करें, यानी कि एक साल पहले, तो 1,09,00,000 कम रोजगार हुए। यानी कि आप समझिए कि सिर्फ एक साल के भीतर में 1,10,00,000 लोगों से रोजगार छिन गया है। और यह अपने आप में बताता है कि अब सरकार को वाकई में जागना पड़ेगा। और अब सरकार के पास टाइम नहीं है, सरकार के पास वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि सर पर चुनाव है। जाहिर सी बात है, सरकार इन आंकड़ों को दबाने की कोशिश ही नहीं कर रही, बल्कि अब एक नया चुनावी पासा भी फेंकने की कोशिश कर रही है। अभी तक तो आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हम मिनिमम गारंटी स्कीम चालू करना चाहते हैं, यानी कि 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार बनाई जाती है तो राहुल गांधी यह आश्वासन देश को दे रहे हैं कि देश के गरीब के लिए मिनिमम गारंटी स्कीम होगी, यानी कि कम से कम आपको प्रति महीना इतना पैसा जरूर मिलेगा अगर आप गरीब हैं तो। आश्चर्य की बात नहीं है कि यही सोच लगभग केंद्र सरकार की भी है। अब मौजूदा केंद्र सरकार अपने पूरे कार्यकाल के 5 साल के कार्यकाल के आखिरी 3 महीने, या यूं कहें कि उससे भी कम,
क्योंकि दरअसल सरकार के पास करीब 40-45 दिन का वक्त बचा है। इस 45 दिन में एक मिनिमम गारंटी स्कीम की बात कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब कुछ सिर्फ चुनाव के लिए है? चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, आज हर कोई गरीब की बात करने को तैयार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन गरीबों को उतना गरीब बनाया किसने? जब इस सरकार के रहते हुए 1 साल में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां जा सकती हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या इसके बारे में कोई चर्चा करेगा क्या? नोटबंदी किसकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर कोई चर्चा करेगा क्या? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जो विपक्ष में हैं, क्या उनके पास अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई रास्ता है? नहीं है साहब, वो भी सिर्फ रेबड़ियां बांटना चाहते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी मास्टर स्ट्रोक चला, न्यूनतम वेतन गारंटी स्कीम के हसीन ख्वाब बेचे। और 2 दिन बाद यह खबर आई कि केंद्र सरकार भी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम यानी यूबीआई योजना प्लानिंग पर काम कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार अंतरिम बजट के दौरान इस योजना का ऐलान कर सकती है। सरकार स्कीम के साथ कुछ शर्त जोड़ सकती है। बजट भाषण में स्कीम को शामिल किया जा सकता है। स्कीम में सबकी जगह सिर्फ गरीबों को शामिल किया जाएगा। ये स्कीम अरविंद सुब्रमण्यम के सुझाव से अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चुनावी साल में मोदी सरकार भी वो ख्वाब दिखाने वाली है जिसकी राह आसान नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस यूबीआई पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं। दरअसल इस योजना के तहत देश के युवाओं को टारगेट करने का प्लान है। खासतौर पर बेरोजगार और गरीबों को साधने की कोशिश की जा रही है। इस योजना की बात करें तो न्यूनतम आय की गारंटी सरकार अब मुहैया करवाएगी। ऐसी आय जो देश के सभी नागरिकों को मिलेगी। आय के लिए काम या दूसरी कोई शर्त नहीं होती। समाज के हर सदस्य को न्यूनतम आय का प्रावधान, यानी चुनाव जीतने के लिए हमारे राजनीतिक दल बिना काम के लोगों के एक निश्चित वेतन देने का सपना दिखा रहे हैं कि हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। लेकिन सपने कितने और किसके सच होते हैं, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या बेरोजगारी खत्म करने के इस फॉर्मूले को जायज ठहराया जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। राहुल गांधी ने अपने सपनों की दुनिया आपके सामने रख दी है, लेकिन केंद्र सरकार जो कि अपनी सपनों की दुनिया आपके सामने 1 फरवरी को रखेगी अंतरिम बजट की शक्ल में, वो भी एक नया सपना होगा। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि विभिन्न सरकारों ने कैसे हम सबों के सामने सपनों का पासा फेंका है और निरीह जनता कैसे उसमें फंसती रही है। वादे हैं वादे, इनका होगा क्या, यही हम कहने जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न सरकारों ने सिर्फ वादे ही प्रस्तुत किए। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गरीबी आज भी इस देश में है और यह वास्तविकता है। जाहिर सी बात है इससे उन्हें जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण का वादा किया था। सब कुछ हो गया, बाबरी मस्जिद का ध्वंस भी हो गया, लेकिन राम मंदिर निर्माण का वादा आज भी बस आसमानी वादा बनकर ही रह गया है। 2009 में चुनावों में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह वादा कहा गया, कोई नहीं जानता। 2014 में कांग्रेस ने 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कांग्रेस सत्ता में ना आ पाई, लेकिन जाहिर सी बात है 10 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया। हकीकत क्या है लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यह आश्वस्त किया था कि धारा 370 पर हटाने की बात की जाएगी, कश्मीरी पंडितों को उनके घर में वापस पहुंचाने की बात की जाएगी। कितना हुआ यह वायदा सच, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था काला धन देश में बड़े पैमाने पर वापस लाया जाएगा और जुमले के तौर पर ही 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। 15 लाख रुपए तो नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह चुनावी जुमला था। अब 2019 के लिए भी एक के बाद एक चुनावी जुमले सामने रखे जा रहे हैं। कोई मिनिमम गारंटी स्कीम की बात करता है, कोई किसानों को मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की बात करता है। इसके साथ साथ हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं, रेवड़ियां नहीं साहब, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमारा हक है। क्या राजनेता हमें हमारा हक दे सकते हैं? आइए अब आपको बताते हैं ये जो मिनिमम गारंटी स्कीम है ये दरअसल क्या है।
मिनिमम गारंटी स्कीम है, जिसके पक्ष में यह कहा जा रहा है कि इससे गरीबियों हटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और गरीबों को काफी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बिना कुछ काम किए आपके घर में पैसे आते रहेंगे तो फिर आप काम करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की जरूरत है। मुफ्त में पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में ठूंसने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ अगला पहलू क्या है इस बहस का? अगला पहलू इस पर है कि हर गरीब को लाभ पहुंचेगा, हर व्यक्ति इसके लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि जब मनरेगा लागू हुआ तो लोगों ने पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कमी कितनी बड़े पैमाने पर हो गई। लोग पैसा लेकर आराम से घर में बैठ रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और बड़ा पहलू इसके सामने रखा जा रहा है कि बैंकों को लाभ हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम गारंटी स्कीम के साथ साथ बैंकों के कामकाज का असर बढ़ेगा, प्रभाव क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंकिंग सिस्टम पर कितना दबाव बढ़ेगा, इसके बारे में कहीं किसी ने सोचा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब कहा जा रहा है कि अगर मिनिमम गारंटी स्कीम लागू की जाती है तो रचनात्मकता बढ़ेगी, लोग सोचेंगे और विचार करेंगे। जब पेट भरा होगा तो अपने आप विचार बढ़ेंगे, लेकिन करदाताओं के ऊपर किसी तरह का लगाम चल पाएगा क्या? लोग जाहिर सी बात है वहां पर कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आइए अब आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो चुनावी वायदे किए थे, अब वक्त आ गया है उसका आकलन करने का। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है, धारा 370 को हटाने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बात हुई ही नहीं। कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापसी की बात कही जाएगी, मामला ठाई ठाई फिस, कुछ भी नहीं हो पाया। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई। विदेश से काला धन लाया जाएगा, लेकिन हकीकत तो यह है सिर्फ स्विस बैंक के साथ, स्विस सरकारों के साथ समझौता हुआ, जिसकी कार्रवाई यूपीए सरकार ने शुरू की थी। मौजूदा सरकार ने अभी तक 2 पैसे भी किसी के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचाए हैं। रोजगार देने का वायदा किया गया था प्रतिवर्ष 2 करोड़, लेकिन रोजगार कितना मिल रहा है आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्वच्छता भारत अभियान अपने आप में बखूबी अभियान था और इसके बारे में पूरे दुनिया भर में चर्चा हुई, लेकिन आज भी स्थिति यह है, 27 राज्यों में आज भी तकरीबन 49% लोग खुले में शौच करते हैं। कितना स्वच्छ हुआ है भारत, आप खुद ही समझ जाइए। इसके साथ साथ यह वायदा किया गया 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत होगी। हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में सिर्फ 84 लाख घर बन पाए हैं, यानी कि घर बनाने की रेट वही है और उसके साथ साथ कुछ साफ नहीं हो पाया है। यह भी कहा गया गंगा को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, एक अलग मंत्रालय बनाया जा रहा है। जनाब, गंगा आज जितनी प्रदूषित है उससे ज्यादा प्रदूषित पिछले 5 साल पहले नहीं थी। गंगा आज भी उतनी ही ज्यादा प्रदूषित है। कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल की तरफ आज उठाकर आंख देख लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, यह श्रृंखला अनगिनत है। लेकिन चुनावी वायदे करना बड़ा आसान है, उसे पूरा करने में हमारी तमाम राजनीतिक दल पूरे तरीके से फेल है। यह सियासत का खेल ही है कि एक दिन पहले जिस मुलाकात को राहुल गांधी शिष्टाचार का नाम दे रहे थे, अगले ही दिन वो मुलाकात सियासी हमले का हथियार बन गई। मनोहर पर्रिकर से मिलने राहुल गांधी गए तो थे उनकी तबीयत का हाल लेने, लेकिन राहुल का दावा है कि उन्होंने राफेल के बारे में भी पर्रिकर से खबर निकाल ली। पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री होने के बावजूद पर्रिकर को राफेल डील की जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कांग्रेस ने पर्रिकर को भी कटघरे में खड़ा किया था। एक ऑडियो टेप जारी कर पार्टी नेताओं ने पर्रिकर पर संगीन आरोप लगाए थे। इस बीच पर्रिकर ने भी एक चिट्ठी लिखकर राहुल से अपनी मुलाकात और उसके राजनीतिकरण पर सवाल उठाए हैं। पर्रिकर ने अपने लेटर में राहुल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। आपको कोट करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित है कि आपने कहा है कि बातचीत में मैंने आपको बताया है कि राफेल प्रोसेस में मैं कहीं नहीं था या मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे लिए यह अत्यंत निराशाजनक और आहत करने वाली बात है कि मेरे स्वास्थ्य का हाल जानने के बहाने आपने अपने निम्न स्तरीय राजनीतिक हितों को साधने का कार्य किया है। इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे 5 मिनट की हमारी भेंट में ना तो राफेल का जिक्र हुआ और ना ही मैंने राफेल संबंधी कोई चर्चा की। इस तरह की कोई बात मेरे और आपके बीच ना तो हाल की मीटिंग में हुई थी और ना ही पहले कभी हुई। पर्रिकर ने चिट्ठी लिखकर राहुल के हमले का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2019 के महामुकाबले में वो इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। टी न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब
मनोहर पर्रिकर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब दिक्कत तो यह है कि दो आदमी के बीच की मुलाकात है, एक ने कहा कि कहा, बातें हमारे सामने रखी गई, दूसरा कह रहा है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। अब सच कौन कह रहा है, इन दोनों के अलावा तीसरा तो कोई जानता नहीं है। लेकिन आइए बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी जब से कांग्रेस की महासचिव बनी है, ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शब्दों और व्यंग्य बयान इस तरीके से सामने रखे जा रहे हैं जो अपने आप में हमारे भारतीय राजनीति के गिरते स्तर को पूरी तरीके से आपके सामने रखता है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे देश की राजनीति इतने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है जहां एक नेता के सक्रिय राजनीति में आने पर लोग तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। प्रियंका बढेरा जी राहुल गांधी जी को बहुत टेंशन दे चुकी हैं। अभी उनके पास लीडर है, वो चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया। कांग्रेस ने जब से प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया है तभी से इस तरह के बयानों की बाढ़ सी आ गई है। किसी ने प्रियंका की खूबसूरती पर बात की तो किसी ने उन्हें चॉकलेटी चेहरे की संज्ञा दी। मगर यूपी के बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह सियासी बयानबाजी करते हुए मर्यादा की सीमा ही पार कर गए। बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका की तुलना रामायण के दो किरदारों से कर दी। युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले अपनी बहन को भेजा था तो लगता है कि जो है राहुल भी के रोल में होगा और राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। गांधी परिवार पर बीजेपी विधायक की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासी हंगामा मचना लाजमी था। कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह के बहाने बीजेपी पर करारा पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के इस शब्दों से स्पष्ट साबित होता है कि कितना मानसिक दिवालियापन बढ़ता जा रहा है। खिस्यानपट और बौखलाहट छुपाई नहीं छिप रही है। मैं मानती हूं कि कहीं न कहीं इनकी जो हार है 2019 में, उसके संकेत देते हुए ये शब्द सामने आ रहे हैं। किसी भी सभ्य व्यक्ति के कानों में अगर ये बयान पहुंचेगा तो उसे इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है, घटिया है और बयान कहीं न कहीं सारी सीमाओं का उल्लंघन करने वाला है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल और प्रियंका गांधी की आलोचना करते हुए बीजेपी नेताओं की भाषा बेकाबू हुई है। हाल के दिनों में बिहार, यूपी और एमपी के कई नेता प्रियंका पर बोलते हुए शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं और लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ऐसी बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं होगा। टी न्यूज़ नेशन।